Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study water pollution. तो जब भी हम वाटर पोल्यूशन शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? यही ना कि एक गंदी सी बदबूदार नदी जिसमें कचरा तैर रहा है। लेकिन क्या पोल्यूशन बस इतना ही है जो आंखों से दिख जाए? साइंटिफिक लेवल पर आखिर वो क्या चीज है जो पानी को सच में पोल्यूटेड बना देती है? चलिए इस सवाल की असलियत को समझते हैं। इस डेफिनेशन को देखिए। वाटर पोल्यूशन का मतलब है पानी की तीन प्रॉपर्टीज में, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, इनमें से किसी में भी कोई ऑल्टरेशन आ जाना, यानी कोई बदलाव। और यह बदलाव इतना सिग्निफिकेंट होता है कि वो पानी को अनफिट फॉर यूज बना देता है। अब ये यूज कुछ भी हो सकता है, हमारा पीना, खेती में इस्तेमाल या फिर पानी के अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है उसके लिए। तो पॉइंट ये है कि पोल्यूशन सिर्फ कचरा या गंदगी नहीं है, ये पानी के उसकी पूरी कैरेक्टर में आया हुआ एक फंडामेंटल चेंज है। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ आ गई, लेकिन अगला लॉजिकल सवाल क्या है? सवाल यह है कि आखिर ये पोल्यूटेंट्स पानी तक पहुंचते कैसे हैं? इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? देखिए, एनवायरमेंटल साइंस में हम इस पूरे प्रोसेस को, इस क्राइम को दो मेन सोर्सेज में डिवाइड करके देखते हैं। और यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। एक डिटेक्टिव की तरह सोचिए। पहला है पॉइंट सोर्स। इसको आप स्मोकिंग गन समझ लीजिए, बिल्कुल साफ साफ एक सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्स। सोचो एक फैक्ट्री का पाइप है जो सीधा अपना केमिकल वेस्ट नदी में डाल रहा है। इसको पकड़ना आसान है, इसको रेगुलेट करना आसान है। लेकिन दूसरी तरफ है नॉन पॉइंट सोर्सेस। अब ये है उस क्राइम सीन की तरह जहां हजारों छोटे छोटे फिंगरप्रिंट्स है। कोई एक कल्प्रिट नहीं है। कहां कहां से आ रहा है पोल्यूशन? खेत से बहकर आ रहा है फर्टिलाइजर वाला पानी, शहर की सड़कों से बारिश का पानी ऑयल और गंदगी लेकर आ रहा है। इन्हें पकड़ना, इनको रेगुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जैसा मैंने कहा, पॉइंट सोर्सेस का क्रिमिनल तो हमें पता है, इसलिए रेगुलेटर्स के पास एक सीधा साधा पावरफुल टूल है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि ईटीपीज। सरकारी अथॉरिटीज उस फैक्ट्री को सीधा कह सकती हैं कि भाई नदी में पानी डालने से पहले उसको ट्रीट करो, साफ करो, सिंपल। लेकिन यह सोल्यूशन ज्यादातर वहीं काम करता है जहां सोर्स एक हो। ओके, तो हमने मोडस ऑपरेंडी समझ लिया, यानी कैसे। अब इन्वेस्टिगेशन के अगले स्टेप पर चलते हैं। कौन, हु डन इट, आखिर मुख्य आरोपी है कौन? लेट्स प्रोफाइल द प्राइमरी पोल्यूटर्स। और इस चार्ट को देखते ही पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। सबसे बड़ा विलन कौन है? देखिए, पूरा 50% कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी सीवेज का। जी हाँ, हमारे घरों से, ऑफिस से, मार्केट से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है। और ये कोई सादा पानी नहीं है, ये एक टॉक्सिक कॉकटेल है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा है, किचन का बचा हुआ खाना है और सबसे इंपॉर्टेंट क्लीनिंग एजेंट्स जैसे डिटर्जेंट्स हैं। और उस कम्युनिटी सीवरेज में भी एक खास कल्प्रिट है, डिटर्जेंट। अब इसकी चेन रिएक्शन को समझिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, हम जो डिटर्जेंट्स यूज करते हैं उनमें होते हैं पॉलीफॉस्फेट्स। स्टेप 1, जब ये पॉलीफॉस्फेट्स पानी में जाते हैं तो ये एल्गी के लिए सुपर फर्टिलाइजर का काम करते हैं। स्टेप 2, इसकी वजह से पानी के ऊपर एल्गी की एक पूरी मोटी हरी चादर बिछ जाती है, इसे कहते हैं एल्गल ब्लूम। स्टेप 3, फिर जब ये लाखों करोड़ों एल्गी मरते हैं और सड़ते हैं, यानी डीकंपोज होते हैं, तो इस प्रोसेस में वो पानी में घुला हुआ सारा का सारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टेप 4 और नतीजा स्टेप 5, पानी के अंदर जो मछलियां हैं, जो दूसरे जीव हैं, उनका दम घुट जाता है। लिटरली दे सफोकेट एंड डाई। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े पोल्यूटर पर, एग्रीकल्चर। और यहां एक नहीं बल्कि कई प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला, द फर्टिलाइजर लूप। हम खेती में एनपीके फर्टिलाइजर्स डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। बारिश आती है और ये सारे केमिकल्स या तो बहकर नदियों में चले जाते हैं या फिर जमीन के अंदर लीच कर जाते हैं, मतलब धीरे धीरे रिस कर ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, द पेस्टिसाइड बर्डन। हम जो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, खासकर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे केमिकल्स, वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, मतलब वो आसानी से खत्म नहीं होते और फिर वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। छोटी मछली से बड़ी मछली, फिर उससे बड़े जीव तक, हर लेवल पर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और तीसरा प्रॉब्लम है एनिमल एक्सक्रीटा। पोल्ट्री फार्म्स, पिगरीज, यहां से निकलने वाला वेस्ट पानी में नाइट्रोजन और बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस डाल देता है। तो सीवेज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अब आते हैं तीसरे बड़े विलन पर, इंडस्ट्रीज। और यहां एक बड़ी दिलचस्प चीज है, हर इंडस्ट्री का ना अपना एक यूनिक केमिकल फिंगरप्रिंट होता है।
मतलब एक स्टील प्लांट अलग तरह का केमिकल वेस्ट निकालेगा और एक दवाई की फैक्ट्री अलग तरह का। तो पानी का सैंपल टेस्ट करके उस फिंगरप्रिंट को एनालाइज करके हम पता लगा सकते हैं कि पोल्यूशन आके आ कहां से रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए माइनिंग और स्टील इंडस्ट्री का फिंगरप्रिंट देखते हैं। इनके वेस्ट में आपको क्या मिलेगा? इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जैसे कि हेवी मेटल्स, कैडमियम, मर्क्यूरी जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं, और डेडली केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और साइनाइड्स। सोचो, ये सीधे पानी में जहर घोलने जैसा है। इसके अलावा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जैसे कि ऑयल, फिनॉल, नैप्था भी रिलीज होते हैं। अब फिंगरप्रिंट बदलते हैं। केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री, यहाँ की कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। इनके वेस्ट में आपको एसिड्स मिलेंगे, एल्कलीज मिलेंगे, डिफरेंट नाइट्रेट्स मिलेंगे। ऑर्गेनिक साइड पर सॉल्वेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है? एंटीबायोटिक्स। सोचो, पानी में एंटीबायोटिक्स के छोटे छोटे अंश घुल रहे हैं और ये अनजाने में ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपर बग्स को जन्म दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अब एक और फिंगरप्रिंट देखते हैं, फूड प्रोसेसिंग और पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री का। यहां से एक खास चीज निकलती है, हाईली प्यूट्रेसिबल ऑर्गेनिक मैटर। देखो, प्यूट्रेसिबल का सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक चीज जो बहुत जल्दी सड़ गल जाती है, जैसे किचन का वेस्ट। तो जब ये सारा ऑर्गेनिक मैटर पानी में जाता है और सड़ना शुरू होता है, तो इसको सड़ाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो इस प्रोसेस में पानी का सारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी डीओ यूज कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एल्गी के केस में हुआ था। और नतीजा वही, पानी में ऑक्सीजन की जोरदार कमी और एक्वाटिक लाइफ खत्म। तो अभी तक हमने केमिकल्स की बात की, सीवेज, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट। लेकिन पोल्यूशन सिर्फ केमिकल नहीं होता। कुछ ऐसे भी रूप हैं इसके जो या तो दिखते नहीं या हम उन पर उतना ध्यान नहीं देते। चलिए अब इन स्पेशलाइज्ड थ्रेट्स की बात करते हैं। हीट, ओशंस और जमीन के नीचे छुपे हुए इनविजिबल खतरे। इस नंबर पर गौर कीजिए, +15 डिग्री सेल्सियस। ये कोई वेदर रिपोर्ट नहीं है, ये वो पोटेंशियल टेम्परेचर इंक्रीज है जो एक नदी के पानी में हो सकता है जब कोई पावर प्लांट अपना गर्म कूलेंट वाटर सीधा उसमें डिस्चार्ज कर देता है, सिर्फ एक पावर प्लांट से। और इसका रिजल्ट एकदम इमीडिएट और डेडली होता है, थर्मल शॉक। टेम्परेचर में इतना अचानक उछाल आने से मछलियां और उनके लार्वे तुरंत मर जाते हैं। बट दैट्स नॉट ऑल। एक सिंपल सा साइंस का फैक्ट है कि गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है कंपेयर टू ठंडा पानी। तो एक तरफ बढ़ता हुआ टेम्परेचर, दूसरी तरफ घुटती हुई ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर उस पानी की बॉडी के लिए एक डेथ सेंटेंस बन जाते हैं। और आखिर में ये सारा पोल्यूशन जाता कहां है? हमारे समुद्र, हमारे ओशंस। वो इस पोल्यूशन के अल्टीमेट सिंक है, आखिरी मंजिल। जमीन पर हम जो भी फैलाते हैं, कचरा, केमिकल्स, प्लास्टिक, सब कुछ नदियों के जरिए द रिवर कन्वेयर के थ्रू बहते हुए समुद्र में ही पहुंचता है। पर इतना ही नहीं है, समुद्र में डायरेक्ट पोल्यूशन भी होता है। नेविगेशनल वेस्ट यानी शिपिंग से निकलने वाला ऑयल, गार्बेज, यहां तक कि रेडियो एक्टिव वेस्ट। और फिर होते हैं बड़े बड़े ऑयल स्पिल्स जो समुद्र के ऊपर एक मोटी स्लिक यानी परत बना देते हैं जो नीचे तक ऑक्सीजन जाने ही नहीं देती। पर शायद पोल्यूशन का सबसे गंभीर रूप वो है जो हमारी आंखों से ओझल है, जो दिखता ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं जमीन के नीचे के संकट की, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। खासकर इंडिया जैसे देश के लिए जहां हम इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट हैं, ये एक इनविजिबल क्राइसिस है। लेकिन सवाल यह है कि एक बार अगर ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो गया तो उसे साफ करना इतना मुश्किल बल्कि लगभग नामुमकिन क्यों है? इसके पीछे कुछ सॉलिड साइंटिफिक कारण है। पहला, जमीन के इतना नीचे सनलाइट नहीं पहुंचती जो पोल्यूटेंट्स को नेचुरली तोड़ सके। दूसरा, वहां माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बहुत लो होती है। तीसरा, जो कंटामिनेंट्स हैं वो इन गहरी एक्वीफर्स में जाके फंस जाते हैं सदियों के लिए। और ये कंटामिनेशन होता कहां से है? सोर्सेज वही हैं, शहर के बाहर जो कचरे के पहाड़ हैं उन लैंडफिल्स से सीपेज होता है यानी जहरीला लिक्विड रिसता है। और दूसरा, खेती में इस्तेमाल हुए केमिकल्स का लीचिंग। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। अगर पोल्यूशन की सिर्फ एक बूंद पानी के पूरे सिस्टम को तबाह कर सकती है, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी इस इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस की असली कीमत क्या है। What is the true cost? If you found this lecture helpful,
Like, share and subscribe to the channel.